हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ आकाशवाणी में उद्घोषिका, समाज सेवा से जुड़ी और एक स्मार्ट कारोबारी के रूप में भी इनका नाम जाना जाता है। समाज सेवा के रूप में जो ये कार्य करती हैं वह किसी के सामने छुपा हुआ नहीं है। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो में पधारी हैं। इनसे इनके रेडियो के सफ़र के बारे में बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं तरन्नुम जी से। तरन्नुम जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और इतना शुभ अवसर, इतना सुनहरी मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। तरन्नुम जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई और रेडियो के सफ़र से आप कब से जुड़े? सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। मैं सवाई माधोपुर से बिलोंग करती हूँ, सवाई माधोपुर जिला, जो कि रणथंभौर के नाम से और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर, जहाँ श्री गणेश जी का बहुत ही फेमस मंदिर है। इसके अलावा जो वहाँ की सेंचुरी है उसके नाम से सवाई माधोपुर बखूबी जाना जाता है। वहीं के रहने वाली हूँ मैं, और रेडियो का सफ़र जो शुरू हुआ वो वहीं से हुआ। और मैं आपको बताऊं कि बहुत रोमांचक किस्सा है जहाँ से ये शुरू हुआ। मैं टाइपिंग सीखने जाया करती थी। मेरे पिताजी व्यावसायिक थे और उनका बहुत पूरे सवाई माधोपुर में बहुत अच्छा नाम था। और उन्हीं के एक मित्र थे जिनके पास मैं टाइपिंग सीखने जाती थी। तो वहीं पर मैं बैठी हुई थी, तो आकाशवाणी के कुछ अधिकारी थे जो उसी दुकान पर कुछ टाइप करवाने आए थे। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा, ये किनकी बालिका है? तो उन्होंने बताया कि ये वो पेंटर साहब हैं, उनकी बच्ची है। कि अच्छा, तो इनको बोलो कि एक वार्ता ये तैयार कर सकती हैं। जी जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये तुमसे एक वार्ता तैयार करवाना चाहते हैं। तो मैंने वार्ता तैयार की। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छा लिखते थे। तो उन्होंने मुझे सब कुछ पूरा लिख के दिया। वो वार्ता लेकर के मैं आकाशवाणी सवाई माधोपुर में पहुंची। वहाँ मेरा रिकॉर्डिंग हुआ और फिर मैंने पूरे मोहल्ले में बताया कि आज मेरी एक वार्ता जो है वो प्रसारित होगी। और सब पूरे मोहल्ले में घर घर बोल के आई कि सब अपना अपना रेडियो ऑन करना। और उसका जो टॉपिक था वो था दहेज एक अभिशाप। और उस उम्र में भी मतलब उसको बहुत अच्छे से मैंने उस बात को समझी। जब मेरे पिताजी ने वो पूरा लिखा तो वो बहुत ही सुंदर लेख था और सभी ने बहुत सराहना की। उसके बाद जब उन लोगों को मेरी वार्ता पसंद आई तो उन्होंने कहा, हमारे एक ऑडिशन निकलने जा रहे हैं और तरन्नुम, तुम चाहो तो तुम इसमें फॉर्म भरना। बस मैंने वो फॉर्म भरा और वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद कुछ 9 साल तक का सफ़र मेरा सवाई माधोपुर में रहा। उसके बाद विवाह के बाद मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र लेकर आई कोटा और तब से मैं यहीं कार्यरत हूँ। लेकिन बहुत सुंदर सफ़र, बहुत सुंदर, और इतना सुंदर कि रेडियो ऐसा लगता है कि जैसे कि एक व्यक्ति के जीवन में एक होता है ना कि एक अलग से किसी से एक बहुत बेतहाशा प्रेम मोहब्बत होती है। रेडियो और रेडियो का माइक, उससे बस वैसी ही मोहब्बत है कि जैसे दिलों की धड़कन है। तरन्नुम जी, जब आप बता रही कि पहली वार्ता जब आपकी आकाशवाणी से उसका प्रसारण हुआ और आपने कहा कि पूरे मोहल्ले में घर घर जाके ये चीज बताई, तो उस समय कैसा आपको अनुभव हुआ? वो कैसा अनुभव था आपका? मतलब इतना अच्छा सा एक अनुभव था कि ऐसा लग रहा था कि अच्छा, मेरी आवाज मतलब वैसे तो सब जानते ही हैं, लेकिन उसके बाद मेरे पिताजी को सबने बोला कि अरे तुम्हारी बेटी की वार्ता आई थी। सब जगह सबके जुबान पे एक बात थी कि अरे तुम्हारी बेटी की वार्ता हमने, क्योंकि आप जानते हैं वो जमाना था जब ये सोशल मीडिया नहीं था, हाथ में ये एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था, तब रेडियो का बहुत बड़ा क्रेज हुआ करता था और लोगों के लिए अपनी दिनचर्या और एक उनके लिए समझ लीजिए एक साथी था जो उनके परिवार का सदस्य हुआ करता था।
तो हर जगह ये बात थी कि आपकी बेटी की हमने वार्ता सुनी, क्योंकि सवाई माधोपुर एक बहुत अभी तो फिर भी वो विकसित हुआ है, जी जी वरना छोटा सा एक शहर। और बिल्कुल छोटा था इतना पहले। सुखद एहसास था वो कि मतलब मेरी आवाज सब जगह सुनाई दी है। तो ये नहीं पता था कि ये आवाज जो है वो कभी ऐसा भी होगा कि बहुत दूर दूर तक भी सुनाई दे जी जाएगी। जी जी। तरन्नुम जी, जब आप उद्घोषिका के रूप में प्रथम बार आकाशवाणी में गई, जी तो एक अलग ही माहौल होता है जब अपन प्रथम बार बिल्कुल किसी बिल्कुल संस्थान में होते हैं। बिल्कुल। तो कैसा एक आपका साझा अनुभव था उसमें? उस समय एक उम्र इतनी थी नहीं, जी तो ऐसा लगता था कि जैसे एक और लड़की जो है वो जब ससुराल जाती है तो एक झिझक होती है, कोई मेरी गलती पे टोक तो नहीं जी देगा, जी कोई ऐसा तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से की एक परिस्थिति थी जब मैंने पहली बार माइक को फेस किया, वो भी इसलिए कि आज मैं एक उद्घोषिका के रूप में यहाँ पहली अपनी ड्यूटी दे रही हूँ और जी सबको मेरी आवाज़ सुनाई देगी। तो बहुत एक वो रहता था और ऐसा लगता था कि बिना देखे कोई एक टीचर है जो हमें देख रहा है और हमारी गलती पे झट से हमें टोक देगा कि तुमने यहाँ पर ये गलती कर दी। तो एक टीचर का जो डर होता है ना, जी वहाँ जी कोई टीचर नहीं था, लेकिन एक कि हाँ, हमें गाइड करने वाला कोई है, जो हमें बहुत तीखी नज़र से देख रहा है। जी तो हमेशा ज़िंदगी भर और आज तक उसी तरह से मैं काम करती हूँ कि मुझे न जाने कौन-कौन तो सुन रहा है और न जाने कितने मुझे जी मार्गदर्शक जो हैं वो मुझे देख रहे हैं कि तू यहाँ पे कोई गलती मत कर देना। जी जी तो ये सफ़र और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस तरह से ही रेडियो को लेती हूँ जी कि रेडियो को मतलब लोग कहते हैं कि रेडियो अब नहीं इतना ज़माना रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो को आज भी अगर कोई भी एक बार अपना साथी बना लेगा ना, तो शायद फिर वो बिल्कुल छूटेगा नहीं। सच बात है। तरन्नुम जी, तरन्नुम जी, आपका लंबा सफर रेडियो के साथ है, और एक उद्घोषिका जब अपनी बात कहती है, यानी श्रोताओं का दिल जीतती है, जी। तो किस तरह आप अपनी शुरुआत एक उद्घोषिका के रूप में श्रोताओं तक पहुंचाती है? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है सर, ये बहुत अच्छी, क्योंकि उस समय जब हमें हमेशा ये सिखाया गया और बिना उसके किसी मतलब बिना किसी संकोच के या जी बिना किसी सोचे विचारे हमने आज तक हम लोग जो है ये सोचते हैं कि एक जो उद्घोषक या उद्घोषिका होती है, जब वो रेडियो पर न जाने कितने लोगों को जी अपनी बात पहुंचाते हैं हम, तो सबसे पहले जब हम कुछ भी वहां से अपनी जुबान से निकले हुए शब्द जो सबके कानों तक जा रहे हैं, जी जी उनमें सबसे पहले होनी चाहिए सच्चाई। अगर मान लीजिए कि मैं झूठ बोलने पर या मैं किसी की सेवा करने पर या मैं सेवा भाव मन में रखने पर वहां पर अगर मान लीजिए मैं 5 मिनट में उसके बारे में उस विषय पर बोल रही हूँ, जी तो जी सबसे पहले ये होना चाहिए कि मेरे अंदर वो सच में वो भाव हैं। जब बिल्कुल तक वो भाव ईमानदारी से मेरे अंदर नहीं होंगे, तब तक मेरे श्रोताओं को वो बात उनके दिल तक नहीं लगेगी। बिल्कुल क्योंकि अगर वो दिल से निकल रहे हैं तो वो सच में ऐसे भाव हैं कि वो ज़रूर आज नहीं तो कल किसी न, अगर मान लीजिए 10 सुन रहे हैं तो 2 को तो समझ में जी आएगी। जी। तरन्नुम जी, रेडियो से आपको काफी सीखने को मिला, बहुत सीखने को मिला सर, और एक ज्ञान का भंडार भी है। बहुत, बहुत, क्या बहुत। आपको इतना लंबे सफर में क्या अनुभव मिला वहाँ देखिए सर, मैं पहली बात तो एक मुस्लिम समाज से आती हूँ से? जी और जहाँ जब मैं 9वीं और 10वीं कक्षा में थी, जी तो मेरी माँ पर ये दबाव बनाया गया कि मतलब बस अब इसको नहीं पढ़ाना चाहिए, है जी ना? जी और ये सभी जानते हैं कि मुस्लिम्स लोगों में अब जो शिक्षा के फैल रही प्रति, है हाँ ना? हाँ शिक्षा के के प्रति, प्रति जो एक बहुत बदलाव आया है, वो कुछ सालों में आया है, जबकि शिक्षा के लिए मज़हब में कभी मना नहीं किया गया। बिल्कुल हाँ, मुस्लिम समाज में और उसके मज़हब में शिक्षा को सबसे पहले दर्जे पे रखा गया। जी जी लेकिन बालिका शिक्षा के लिए हमेशा यही था और कुछ सालों से ये जो परिवर्तन आया है, ये बहुत अच्छा जी, परिवर्तन आया है। बहुत सुंदर बात। बहुत सुंदर परिवर्तन आया है और तब मेरी माँ का ये कहना था कि मैं नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्चियों को अगर कभी भी ज़िंदगी में शिक्षा की ज़रूरत पड़े, तो वो कभी मुझे पलट के ना देखें कि हमारी माँ ने हमारी पढ़ाई रोक दी। जी तो ये जो सफ़र था कि अगर वो मुझे शिक्षा पे मेरी शिक्षा पे ज़ोर नहीं देती, तो ना मैं शिक्षित होती और ना मैं रेडियो पर आती। जी और अगर रेडियो मेरे जीवन में नहीं आता, तो मुझे लगता है कि शायद मैं
कोई मैं अपने आप में सोचती हूँ कि भले ही मुझे बहुत अच्छा परिवार मिलता, लेकिन फिर भी मैं समझती कि मतलब अगर ये नहीं आता तो मैं वही पिछड़ी-सी, बिल्कुल। दबी-कुचली-सी शायद मैं ऐसी ही रह जाती। जी, लेकिन रेडियो मेरी ज़िंदगी में आया, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, इतना कुछ सिखाया कि ऐसा लगता है कि अगर मुझे और कितने भी बेशुमार साल मिल जाएँ, तो मुझे सीखने के लिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। वाह! इतना मुझे सिखाया है कि हर एक, क्योंकि जब हम रेडियो पर अपनी ड्यूटी देते हैं, जी, वहाँ हमें टॉपिक्स मिलते हैं या कभी-कभी हमें आज़ादी होती है कि आप किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं। जी, तो जी। उस उन विषयों पर बात करने के लिए पढ़ना, खंगालना, लोगों से बात करना, लोगों की राय जानना, और जब कभी इंटरव्यूज़ हम लेते हैं तब भी जी, हम जी। लोगों की राय जानते हैं। तो मतलब मैं कहती हूँ कि तरन्नुम को एक अलग ही ऐसी तरन्नुम बना दिया, जिस पर कभी-कभी तो मुझे खुद को भी, तरन्नुम नाज़ को भी नाज़ होता है। वाह! बहुत सुंदर बात। तरन्नुम जी, माँ प्रथम पाठशाला होती है बिल्कुल, और बेशक। आपकी माँ ने आपको इतने ऊँचे ओहदे तक जाने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। हमेशा, वास्तव में हमेशा। सही है, क्योंकि जिस समाज से आप आती हैं, वहाँ बालिका शिक्षा का बड़ा अभाव है। लेकिन आज समय बदल रहा है और बालिका शिक्षा के लिए बच्चियाँ आगे आ रही हैं। बिल्कुल। तरन्नुम जी, आप में सेवा भाव का भी विशेष गुण रहा है और कोरोना काल में आपने जो सेवा की, यानी मैं कह सकता हूँ जिस हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को पता नहीं चला। तो ऐसे सेवा भाव कहाँ से मिले आपको? ये सेवाभाव मुझे मेरे पिता से मिले। जी, असल में वो कहते हैं ना कि जब इंसान एक परिवार से निकलता है, एक बच्चा या बच्ची एक परिवार से निकलता है, तो उसके परिवार और वहाँ से मिले संस्कारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जैसा मैंने बताया कि मेरी माँ की भूमिका रही हमारी हमारी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए, कि जी, जी, हमारे व्यक्तित्व को उन्होंने एक अलग ही व्यक्तित्व दिया कि तुम्हें पढ़ना है, लिखना है, अपने पैरों पर खड़े होना है। वहीं मेरे पिताजी, भले ही पढ़ाने में बहुत ज़्यादा उनकी रुचि नहीं थी, जी, लेकिन वो मुझे बस एक छोटी-सी बात से आप समझ जाएँगे कि जब कभी-कभी हम अपने पिता के साथ पैदल चलकर जाते थे, जी, क्योंकि वो ज़माना था कि जब हम लोग रिश्तेदारों के यहाँ भी जाते थे, जी, कहीं जी, मिलने-जुलने भी जाते थे, और मेरे पिता का हर एक समाज से बहुत अच्छा संबंध था। तो कभी भी हम जाते थे तो मैं हमेशा, मुझे आज भी वो दृश्य याद आता है कि जब हम जाते थे, तो रास्ते में अगर कोई काँटा होता, तो पिताजी उसको हटाते हुए चलते थे, या कोई पत्थर आ जाता तो हमें कहते रुको, फिर उस पत्थर को पूरा एक तरफ हटाते, फिर कहते अब चलो। जी, तो ये जो सेवा भाव है, और उनका मैंने देखा कि जब उनकी मृत्यु हुई, जी। तो पता नहीं कौन-कौन से लोगों ने आकर हमारे परिवार को बताया कि आज तक उन्होंने हमें मना किया हुआ था, लेकिन आज हमें लगता है कि हमारा मसीहा चला गया। बहुत सुंदर। तो तब ये पता लगा कि हमारे पिता इतनी सेवा करते थे कि हमें तो किसी को खबर तक नहीं थी। जी, तो उन्हीं से मैंने ये सीखा कि अगर देना है तो इस हाथ से इतना दो कि इस हाथ को पता भी ना चले। बिल्कुल। तो वही सेवा भाव, और मुझे लगता है कि ये जो मैं करती हूँ, कि मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं सबको दिखाकर करूँ। मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मैं बिना दिखाए, जो मुझसे ईश्वर, अल्लाह जो मुझसे करवाता है, जी। मैं करने की कोशिश करती हूँ और ख्वाहिश रखती हूँ कि मेरे ज़रिए जिसका भी भला हो जाए, वो बहुत अच्छा हो। तरन्नुम जी, जैसे हमें जानकारी मिली आपके बारे में, कोरोना के कोरोना के फर्स्ट वेव में आप कोरोना जो से ग्रसित लोगों के लिए तत्पर रही, अपना खुद का स्टोर आपने खाली कर दिया। सेकंड वेव में आप खुद उससे ग्रसित हो गई। जी, तो जो फर्स्ट वेव आपने देखी, जी। तो वो कैसा एक भाव आपके मन में था? फर्स्ट वेव का जो आपको हम सबको पता है कि फर्स्ट वेव सबके लिए कितनी खतरनाक, कि कितना डरा हुआ था, हर इंसान डरा हुआ था। जो हमारे लिए गाइडलाइंस थी, वो सब हर इंसान उनका उनको अपनाने की कोशिश कर रहा था। उसी के चलते आपको, जैसा कि याद होगा, किसी चीज़ को छूना नहीं, जी, किसी अगर वहाँ जब मेरे जो सुपरमार्केट है उस पर जब कस्टमर आते थे, तो उनके लिए भी बहुत गाइडलाइंस थी कि आप यहाँ हाथ नहीं लगाएँगे, वहाँ हाथ नहीं लगाएँगे। तो मैं बाहर एक बहुत बड़ी-सी एक लिस्ट लेकर बैठती थी कि जब सबकी लिस्ट लेनी है, उसको उसमें अटैच करना है, और सबसे यही रिक्वेस्ट मैं करती थी कि आप अपना ख़्याल रखें।
आप बिल्कुल। अपना ख्याल रखें। और उसके बावजूद भी मतलब ये समझ लीजिए आप कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक हम लोगों को सामान उपलब्ध कराते थे। जी, और बहुत ईमानदारी के साथ कि ऐसा नहीं कि अगर वो ज़रूरतमंद है, उसको ये सामान चाहिए तो हम 2 पैसे ज़्यादा, नहीं। जो जो भी कीमत आती थी उससे भी कम। और उसके अलावा जब जैसे ही पता लगता था कि कोई परिवार परेशान है, काम-धंधे बंद हो गए हैं, जी, जी, लोग परेशान हैं, तो फिर हमने कोशिश की कि हम एक पूरा किट उनको ऐसा तैयार करके दें कि जी, 1 महीना उनका आसानी से गुज़र जाए। जी, तो ये वास्तविकता है कि ईश्वर जिससे चाहता है ना उससे काम लेता है। और उसने हमसे ये काम लिया, हमसे ये सेवा करवाई, ये उसका बड़ा करम समझती हूँ कि उन लोगों में हमें शुमार किया कि हम लोगों के काम आ पाए। जी, मैं बहुत ईश्वर की, अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं लोगों के काम आ पाई, ये इससे बड़ा मेरा सौभाग्य नहीं हो सकता। जी। तरन्नुम जी, वास्तव में वो दौर ऐसा था और उस दौर में आपका नाम निकल कर सामने आता था कि किट किसी बस्ती में पहुंचे तो बहन जी के द्वारा पहुंचे हैं। जी। तो इन सब के पीछे आपका परिवार का साथ था। बिल्कुल, बहुत बड़ा सहयोग था परिवार का, बहुत बड़ा। मतलब मेरे परिवार के हर एक सदस्य का, मेरे पति, मेरा बेटा और पूरा जो हमारा जो स्टोर का स्टाफ है, जी, मेरे जी, सुपरमार्केट का जो स्टाफ है, वो भी उन लोगों को भी यहाँ तक कि हमने सामान पहले जैसे ही गाइडलाइन आई जी, कि कल से ये गाइडलाइंस हैं, शॉप्स नहीं खुलेंगी, बहुत एहतियात रखना पड़ेगा, लॉकडाउन लग गया है, तो हमने पूरे स्टाफ को कॉल किया, पूरा स्टाफ आया, रात को 1 बजे आया, सबके लिए पूरा 1 डेढ़ महीने का सामान बाँध कर उनको दिया जी, कि आप निश्चिंत होकर के यहाँ आओ और हमारे साथ बैठो, लोगों की सेवा करो। जी, लोगों के पास सामान पहुँचना चाहिए, उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ तक कि जो मेरा स्टाफ था उसने भी मुझे कोऑपरेट किया, जी। मुझे सबने कोऑपरेट किया। तरन्नुम जी, आप कई सेवाओं से जुड़ी हुई हैं। जी। वैसे जो सेवा करती है वो आप समाज मतलब अपने मन में रखती है, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को बताएं कि किन किन सेवाओं से आप जुड़ी हुई मैं जो जो चीज़ें मेरी छुपी हुई हैं उनको तो ख़ैर बहुत ज़्यादा बयान करना मैं खुद भी ठीक नहीं समझती। लेकिन हाँ, मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप छुपकर सेवा करते हैं, कोई बात नहीं, ये आपका अपना अपना नज़रिया है। लेकिन जब आपको लगता है कि हमारी इस एक पहल से और भी 4 लोग सामने आ सकते हैं, तब वहाँ पर मैं समझती हूँ कि हमें थोड़ा-सा एक्सपोज़ हो जाना चाहिए, लोगों जी, को पता लगना चाहिए ताकि और भी लोग आपके साथ आएँ। फिलहाल मैं यहाँ जो कोटा में एक चैरिटेबल ट्रस्ट का हॉस्पिटल शुरू होने जा रहा है, जी, वो जी, कुछ हद तक शुरू हो चुका है, काफ़ी अच्छी अपनी सेवाएँ दे रहा है। एमसीटी क्लिनिक और एमसीटी हॉस्पिटल, जी, उसी की मैं ट्रस्टी भी हूँ और वहाँ पर भी मैं सेवा भाव से जो मुझसे बन सकता है और जो अब तक बना है, वो करती आई हूँ और आगे भी कोशिश करती हूँ ताकि हर एक मज़हब का इंसान वहाँ जाकर अपना इलाज बहुत कम पैसों में करा सके। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी का आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे ताकि मैं और भी लोगों को साथ में लेकर आऊँ, ताकि हम ईश्वर के लिए सेवा भाव से लोगों के लिए कुछ कर सकें, अपना योगदान दे सकें ताकि बहुत जो गरीब लोग हैं, कुछ मज़लूम हैं, उनको सहायता मिल सके, उनका फ्री इलाज हो सके। तो ये मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं एक इसमें एक बहुत बड़ा योगदान दूँ। जी। तरन्नुम जी, जरूरतमंद लोगों के बच्चों को जब आप देखती होंगी तो मन में कैसा भाव आपके आता है। सबसे पहले एक भाव ये आता है कि जब ज़रूरतमंद लोगों के बच्चे मैं देखती हूँ कि भूखे हैं, नंगे पाँव हैं, तो एक मन तो करता है कि मुझे अपनी बचपन की वो बात याद आती है कि जब मैं कभी किसी को बहुत छोटी-सी थी और किसी बुज़ुर्ग इंसान को मैं ठेला घसीटते हुए देखती थी, जी, जी, तो मैं ये सोचती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी ना, तब मैं इतना पैसा कमाऊँगी कि ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं ना, बूढ़े-बूढ़े लोग इतनी मेहनत करते हैं ना, इन सब की मेहनत बंद करवा दूँगी। जी, जी, ये बच्चों की बातें होती हैं, जी, जो एक बिल्कुल। ऐसा लगता है लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो बातें सच्ची होती है ना, तो थोड़ी बहुत कहीं न कहीं तो सच साबित जी, होती हैं। जी, और आज जैसे मैं बहुत ज़रूरतमंद बच्चों को मैं देखती हूँ, तो जहाँ तक मुझसे हो सकता है, किसी को अगर
ज़रूरत है किताबों की, किसी को फ़ीस की, तो जो मुझसे बन सकता है करती हूँ। और जो जैसे कि हम चलते रास्ते में देख लेते हैं कि कोई बच्चा है, पैर में चप्पल नहीं है या वो वाक़ई बहुत मजबूर है, तो ऐसा मन करता है कि गले लगाकर कहूँ कि चल मेरे साथ चल, मैं तेरा जो तूने कपड़े पहने हुए हैं, इन्हें भी बदल दूँगी, मैं तेरी ज़िंदगी भी बदल दूँगी। लेकिन ऐसा फिर एक कल्पना होती है कि काश ऐसा हो कि मैं इन सब बिल्कुल। के लिए सब कुछ कर सकूँ। तरन्नुम जी, सेवा करना आसान नहीं होता। बहुत 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 मुश्किल होता है सब। बहुत से तो इसे बोझ समझते हैं, लेकिन जब आप सेवा का भाव आता है मन में, तो कितनी प्रसन्नता मिलती है अपने आप में। वो खुशी जो होती है ना, वो खुशी तो सर ऐसी होती है कि अगर आपकी हैसियत 500 रुपए का कपड़ा पहनने की है और आप थोड़ी देर के लिए मान लें कि आपको किसी ने 1 लाख का कपड़ा पहना दिया, तो वो जो खुशी होगी ना 500 की जगह 1 लाख का कपड़ा पहनने की, बिल्कुल। वो फीकी हो जाएगी। बहुत वो बहुत। फीकी हो जाएगी जब आप किसी के चेहरे पर अपनी वजह से, अपने किसी भी एक कर्म से किसी के चेहरे पर खुशी देखते हैं ना, किसी मजबूर के, कोई मजलूम हो, कोई बच्चा भूखा हो, किसी के पैर में चप्पल ना हो, जब उसके चेहरे पे जो खुशी होती है ना, उसका तो कोई सानी नहीं हो सकता, जी उसका कोई मुकाबला नहीं हो जी। सकता। तरन्नुम जी, और आगे क्या आपके मन में सेवा भाव का देह है। बहुत सारी सेवाएँ करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। और बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि जो सुपरमार्केट में रन कर रही हूँ, जो सुपरमार्केट में चला रही हूँ, वहाँ पर मैं चाहती हूँ कि जैसे आज वहाँ पर बराबर के रेशो में जो फीमेल और मेल स्टाफ है, जी पुरुष भी हैं, महिलाएँ भी काम करती हैं। मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा और भी एक बड़ा हो जहाँ बहुत सारी महिलाओं को मैं रोज़गार दे सकूँ। जी। और बहुत सारी महिलाओं से मैं कहना चाहती हूँ कि महिला हमेशा ये समझती है कि मैं घर का ही मेरा से काम नहीं निपटता, मेरे जी पास समय नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। लेकिन मैं महिलाओं से इस मंच से कहना चाहती हूँ कि आप सब कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल। आप सभी कर सकती हैं, क्योंकि जब 24 घंटे आपके पास हैं, वही 24 घंटे मेरे पास हैं। जब मैंने किया है, उसने किया है, न जाने कितनी ऐसी महिलाएँ हैं, जी जी। जिन्होंने अपना परचम लहराया है, उनके पास भी 24 घंटे ही थे। अगर आप करना चाहेंगी, उठना चाहेंगी, अपने आप को सशक्त बनाना चाहेंगी कि आप कल को अगर आपके लिए कोई भी मुसीबत खड़ी हो जाए, तो आप बहुत आसानी से अपने आप को कमज़ोर नहीं समझेंगी। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा भी कुछ मैं करूँ कि बहुत सारी महिलाओं को मैं रोज़गार दे सकूँ। बहुत खूब। लेकिन मैं महिलाओं से भी कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी होगी। ये नहीं कि आप केवल घर में, चूल्हे-चौके में, इसमें ही अपना समय जो है पूरा समय वहीं लगाकर आप अपने लिए क्या कर रही हैं? आपने अपनी क्या पहचान बनाई है? जी आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि सारी महिलाएँ सशक्त बनें। आप अपने लिए एक पहचान बनाने की सोचें। जब आप अपने लिए एक पहचान बनाएँगी, तो आपके पीछे आने वाली पीढ़ी भी आपको देख कर के प्रेरित होगी जी और वहीं से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जी। तरन्नुम जी, आप उद्घोषी का हैं, जी। और जब आपकी वाणी सब जगह सर्वत्र फैलती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बालिका शिक्षा जिस घर से आप निकली, जी, पढ़ लिख कर मतलब आप इस योग्य बनी, जी, तो आने वाली जो पीढ़ी है, जी, बालिकाएं जो जी। है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप। आने वाली पीढ़ी के लिए, बालिकाओं के लिए मैं पुरज़ोर विनती करना चाहती हूँ माता-पिता से कि आप बेशक आप नहीं पढ़ी हैं, जी लेकिन आप ये सोचें कि अगर पढ़ाई के लिए अगर आपको कम महँगे कपड़े पहनना पड़े ना, तो आप पहनिए। जी अगर आपको बच्चों को कम सुविधाएँ देनी पड़ी, तो आप दीजिए, उनको कम सुविधाएँ दीजिए। आप उनको अभाव दीजिए, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप बच्चों की शिक्षा पर कभी समझौता मत कीजिए। बहुत सुंदर। बालिकाओं की शिक्षा पर जहाँ आपने समझौता किया, वहाँ ये समझिए कि आपने न जाने कितनी पीढ़ियों को रोक दिया। जी और आपको और हम सबका ये दायित्व है कि आप जो पीढ़ी आ रही है, उसके लिए आपको सबसे पहला आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि अपने परिवार की खुशी, अपने परिवार में एक बहुत अच्छा माहौल और वो भी शिक्षा के साथ। तो जब ये होगा, तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। और दूसरी बात, मैं इस मंच से ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि हम देखते हैं कि अभी आपने कहा बालिका,
जी बालिका की पढ़ाई। अब बालिका की पढ़ाई पर बहुत सारे माता पिता हैं, वो ये सोचते हैं कि बालिका की पढ़ाई होगी तो ये आगे जाएगी, बाहर जाएगी, तब बालिका और महिला की सुरक्षा की भी बात आती है जी जी और तब ये एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है। जैसा कि हम आए दिन देखते हैं बिल्कुल कि बलात्कार की घटनाएं ये डराती हैं माता पिता को, बिल्कुल है सही। ना? अब जब ये डराती हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये कैसे ये सब खत्म होगा, बिल्कुल मगर ये खत्म होगा हमारे घरों से। सच है। क्योंकि जब एक बालिका की पढ़ाई पे आपने सोच लिया कि इसको पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया जाए, जी जी इसको बाहर भेजा जाए या ना भेजा जाए, लेकिन हम बहुत अच्छे संस्कार देकर बालिकाओं को पढ़ाएं भी, जी उनको बाहर भी भेजें, उनको थोड़ी सी आजादी भी दें, लेकिन हर चीज ये माता पिता बेहतर जानते हैं कि किस चीज को कितनी हद में रखना है। बिल्कुल उसके साथ साथ केवल बालिका ही क्यों, आप अपने बेटे के साथ क्या कर रहे हैं? जी आप जब बेटे को पूरी आजादी दे रहे हैं तो आप उसको एक बात ये भी समझाइए कि एक जो बेटा होता है ना, सबसे पहले वो एक माँ की कोख से निकला हुआ लड़का, एक बच्चा होता है बिल्कुल और उसी घर में जब वो बड़ा होता है तो वहीं उसी घर से निकला हुआ एक पुरुष होता है। तो सबसे पहले एक माँ का दायित्व बनता है कि वो एक बेटे को ये सिखाए कि एक महिला की, एक बालिका की, एक बेटी की सुरक्षा का जिम्मा उसी के हाथ में है। बहुत बढ़िया। क्योंकि जब वो अपने घर की महिला की सुरक्षा की चिंता कर सकता है तो बाहर की महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी के हाथों में है। बिल्कुल तो जब एक माँ एक बच्चे को ये कहती है कि जिस दिन भी तू कुछ गलत काम करके आएगा तो मुझसे आंखें मिला करके तू ये मुझसे बताना कि तू वहां पर क्या करके आया है। एक माँ का जब उसके लिए बहुत बड़ा ये वो होगा कि अगर तू तू खुद ये सोचेगा कि मैं एक माँ हूँ और घर में अगर तेरी बहन है तो जब हम दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर तेरी है तो बाहर निकली हुई हर एक महिला की जिम्मेदारी तेरी है। तो बहुत जब ये घर से ये संदेश निकलेगा ना तो मुझे लगता है हमारे समाज से बलात्कारी खत्म हो जाएंगे और बहुत फिर बालिका शिक्षा और बालिका सुरक्षा की जो इतनी ज्यादा फिक्र हम लोगों को रहती है वो शायद नहीं करनी पड़ेगी। जहाँ हमने बालिका शिक्षा की अभी हम बात कर रहे थे, वहीं जैसा कि मैंने बताया कि मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल रहा, उसी तरफ जब एक लड़की एक ससुराल में आती है और वहां पर अगर उसकी शिक्षा को और उसकी जो काबिलियत है उसकी कदर की जाती है तो वारे के न्यारे हो जाते हैं। मैं एक ऐसे घर में आई जहाँ मेरी जो सास थी वो विधवा सास थी, लेकिन उन्होंने मेरी पढ़ाई, मेरी काबिलियत को बहुत अच्छी तरीके से संवारा और इतना उनकी उनकी मिली हुई जो शिक्षा है जो उन्होंने मुझे दिया कि जी एक बहू की शिक्षा और उसकी काबिलियत का कितना एहतराम करना है, उसको कितना कितना आगे बढ़ाना है, ये मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा। और मैं ऐसी माँ को, ऐसी सास को, ऐसे पिता को बहुत शत शत नमन, बहुत बड़ा सलाम करती हूँ। बहुत सुंदर विचार है तरन्नुम जी आपके। बहुत शुक्रिया। ये थी रेडियो उद्घोषिका समाज सेवी तरन्नुम नाथ जी। इनका जो रेडियो का सफर था उसके बारे में भी इन्होंने बताया और पिता से जो संस्कार मिले और माँ से जो संस्कार मिले उनको ध्येय रखते हुए आज ये समाज से जुड़ी है, समाज से वंचित लोगों का सहारा बन रही है और आने वाले समय में इनका यही मत है कि मैं समाज के लिए, गरीब बच्चों के लिए कार्य करती रहूं। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत